त्वक विकृति होती है, उसमें वैवर्ण्य होता है, पिटिका होती है, कंडू होता है, स्फोट होता है, शोष होता है। संक्रमण कष्टता होती है, आदमी बोलता है खंजता आ गई, पंगुता आ गई, चल नहीं सकते, आधार के बिना चल नहीं सकते, किसी को तो उठाना पड़ता है, किसी को तो साथ में चलाना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। जो मुझे लगा वो लिखा मैंने, रस प्रदोष में इतने सारे डिसीज आपको देखने को मिलते हैं। प्रायः, चरक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रायः, एक दूसरे में भी हो सकता है, ऐसा स्टैम्प पेपर जैसा नहीं है, लेकिन प्रायः रस प्रदोष, पर्निशियस एनीमिया, हाशिमोटोस थायराइटिस, जीपीएस गुड पास्चर सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोग्रन सिंड्रोम, रेड सेल अप्लासिया, सिलियाक डिसीज। सिलियाक डिसीज तो कोष्ठ में भी देखने को मिलता है, कोष्ठ में ही देखने को मिलता है, उसका इंटरप्रिटेशन बाद में शाखा गति के हिसाब से आपको रस प्रदोष में देखने को मिल सकता है। आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसको आजकल वो नाम निकल गया, हम जब पोस्ट ग्रेजुएट सीख रहे थे तब तक आईटीपी वर्ड था, अभी आईटीपी वर्ड गया, अभी आया इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो आईटीपी, वैस्कुलाइटिस, सोरियासिस, विटिलिगो, एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, पेम्पिकस वल्गैरिस, autoimmune hepatitis. This is one of the challenge of Ayurvedic doctors. Autoimmune hepatitis. There is big number in rise for autoimmune hepatitis. हमारे शास्त्र में घृतपान को रात में नहीं करना चाहिए, या घृत के बाद आपने अगर पढ़ा है तो उसमें बताया कि अगर आप घृत का सेवन अच्छी तरह से नहीं करते उससे कामला बन जाती है। देखिए शास्त्र में चरक ने बताया, ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। आप जब मार्कर्स करेंगे तो ईएसआर बड़ा होता है, सीआरपी बड़ा होता है, और पेशेंट को आप वात रक्त जैसी ट्रीटमेंट ओज के साथ दे देंगे तो हेपेटाइटिस निकल जाता है। लोग हेपेटाइटिस सी करते हैं, बी करते हैं, कुछ नहीं आता उसमें, दैट इज ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। मांस प्रदोष, डर्मेटोमायोसाइटिस, पेम्पिकल ओरेसी, ग्रेव्स डिसीज। ये मेदो प्रदोष में डायबिटीज मिलेटस टाइप 1, जुवेनाइल डायबिटीज जैसा, आजकल जुवेनाइल डायबिटीज जैसा लगने वाला यंग एज में डायबिटीज देखने को मिल रहा है। यंग एज होता है 15, 16, 17, 20 बरस का, और डायबिटीज शुरू होता है, दैट इज ऑटो इम्यून डायबिटीज। देर आर 2 डायबिटीज ऑन द राइज नाउ, ऑटोइम्यून डायबिटीज एंड अदर इज स्ट्रेस डायबिटीज। स्ट्रेस डायबिटीज इज टाइप 2 डायबिटीज, ऑटोइम्यून डायबिटीज इज टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें हमको काम आगे जाके बहुत करना है, उसके लिए बहुत सारी हमको फैसिलिटीज है। आईजीए नेफ्रोपैथी वेरी कॉमन, आप अगर स्नेह व्यापद पढ़ेंगे ना तो आपको आईजीए नेफ्रोपैथी ध्यान में आएगी। स्नेह व्यापद में जो सिम्टम्स बताए, पांडुरोगम, सुरताम रोधम, ये सब जो है वो सब वहां पर आपको देखने को मिला कि इसमें आईजीए नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, अस्थि प्रदोष में, मज्जा प्रदोष में गलन-बरी सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस, शुक्र प्रदोष में ऑटोइम्यून इन्फर्टिलिटी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये सब टेस्ट लिखे हैं मालूम पड़ने के लिए। ईएसआर हम जब पढ़ना शुरू किया तो एक सेंटेंस था जो मेरे हमेशा ध्यान में है फिजियोलॉजी में, ईएसआर हैज नो डायग्नोस्टिक वैल्यू, ओनली प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। एंटीबॉडी जो है, एंटी ग्लूटामिक डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी जो है, वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए मदद करती है। आजकल मैंने स्कूल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा है ये। वैस्कुलाइटिस, एएनसीए, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, ये वैस्कुलाइटिस में है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में तो हमको मालूम है, आरए फैक्टर। एक बात ध्यान में रखिए, आपने आरए को आरए निगेटिव किया, इसका मतलब आपने काम किया, ये नहीं है, ये बात आप पहले दिमाग से निकाल दो। आरए फैक्टर इज मेनी अ टाइम्स falsely positive and negative. Immune suppression can mislead you to be falsely positive. और आजकल उपस्तंभित संदिग्धवात या अमवात के लिए आरए फैक्टर विद टाइटर को वैलिडिटी नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए किया जाता है एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, सिट्रुलेटेड साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबॉडीज, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, दैट इज गॉट कॉल्ड एज एंटी सीसीपी। इन्फर्टिलिटी में एंटी मुलेन हार्मोन या एमआईएच, मुलेन हार्मोन, मुलेन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये देखा जाता है, या एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज देखी जाती है। नंबर इज क्वाइट बिग। मैंने जब पहले शुरुआत की तो कम डिसीजेस थे, अभी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, मार्कर्स बढ़ते जा रहे हैं। थायराइड डिसऑर्डर में ये आपको मालूम है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज एंड एंटी पेरोक्साइडेज एंटीबॉडीज ये देखी जाती है हैशिमोटोस के लिए। नेक्स्ट प्लीज। इसमें कुछ जो थे जो मैंने नहीं लिखे, वो सिलियाक डिसीज में एंटीग्लाइडिन आईजीए करके किया जाता है, स्क्लेरोडर में एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज किए करके किया जाता है, बहुत सारे हैं, हम हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। व्यवच्छेद क्या हो सकता है ये लिखा है मैंने। एक तो आम प्रदोष, बेसिक आम से शुरुआत करो।
तत्र आमे गुरुत्वोत्कलयः विविधावात वेदना, आमा जीर्ण के लक्षण है। तो ऑटो इम्यून में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं है। तत्र आमे गुरुत्वोत्कलयः विविधावात वेदना, विष्टब्देशूलम आत्मानम, ये भी उन्होंने बताया। पित्ताच विविधा रुजा, ये भी उन्होंने बताया आम प्रदोष में। तो आम प्रदोष ये डायग्नोसिस भी सफिशिएंट होता है कभी कभी। घृणी दोष, तस्य लिंगम अजनस्य विष्टंभा सदनम तथा संसृज्यमानं पित्तेन दाहम तृष्णा मुखायामयान जनयत्याम्ल पित्तम च पित्तजांचा प्राणगदान। घृणी प्रदोष में सब ऑटोइम्यून डिसीज बताए गए हैं। करोति वात रोगांचे वातजान गदान बहुन, रसादी बीच संस्कृतान कुरियाद रोगाना रसादी जान, ऐसा उन्होंने बताया। ओजो विकृति के बारे में मैंने बताया। विरुद्धासन जनित व्याधि संग्रह, विरुद्ध सेवन जनित व्याधि जो है उसमें बहुत सारे व्याधि ऑटोइम्यून है। शांड्य आंध्य विसर्प दकोदराणाम, देखिए शांड्य आंध्य, ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेटाइनोब्लास्टोमा, ऑल दीज आर ऑटोइम्यून। शांड्य आंध्य विसर्प दकोदराणाम, विस्फोटक उन्माद भगंधराणाम, ये सब ऑटोइम्यून के लिस्ट में आते हैं। तो विरुद्धासन जनित व्याधि, शोणित प्रोसेस व्याधि, मुखपाको अक्षर आगच्छ पुति ग्रहणस्य गंधता, यहाँ से लेके अंत तक बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीज आते हैं, आपको देखना चाहिए। परनीशियस एनीमिया उसमें आता है, बहुत बार नॉन स्पेसिफिक सेलुलाइटिस जैसी चीजें उसमें आती है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक मैंने चीज जो ऑटोइम्यूनिटी में स्टडी की उसके बारे में लिखा है। जानू परीक्षण जो है, नी जॉइंट एग्जामिनेशन गिव्स यू लॉट ऑफ हिंट्स फॉर ऑटोइम्यून डिसीज। तो आपको ये सब ऑटोइम्यून डिसीज में जानू परीक्षण में देखना चाहिए। आपको संकोच प्रसारण मर्यादित प्रवृत्ति देखने में आती है, ध्वनि ध्यान में आता है, शोभ ध्यान में आता है, सिरा दर्शन देखने को मिलता है, उष्ण स्पर्शित्व देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है कटी पृष्ठ त्रिक नितंब वंशन जंगा उरु जानू पिंडिका गुल्फ प्रपद पार्शनी। इतनी जगह पे ऑटोइम्यून डिसीज होते हुए भी जानू परीक्षण के अलावा आपकी परीक्षा पूरी होती नहीं है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, दिस इज नॉट claim, this is a hypothesis that you should examine the knee joint because God has given flexibility to only knee joint to examine the other joints. That is what my hypothesis is. Next please. दूसरी बात, नख परीक्षण छोड़ो नहीं। जब भी आप ऑटोइम्यून डिसीज देखते हो तो इतनी सारे नख के बारे में देखने को, नेल्स के बारे में देखने को मिलते हैं। आप नेल्स जरा गूगल के जाके ढूंढो, नेल के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जितनी एग्जामिनेशन नेल की इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे ध्यान में आया कि क्यों नहीं हम हमारा नख का इंसाइक्लोपीडिया तैयार करें। तो मैंने नेल इंसाइक्लोपीडिया तैयार करने का काम शुरू किया कि हर एक पेशेंट के नेल का फोटो मारने का। तो आई वॉज जस्ट स्टार्टेड, यू कैन जस्ट सी अक्रॉस, आई एम हैविंग 1800 फोटोज ऑफ नेल्स एंड दे आर डिफरेंट नेल्स, नॉट वन नेल सिमिलर विथ अदर नेल, यू कैन सी। नेक्स्ट, ये इतने प्रकार के नख के प्रॉब्लम्स रहते देखिए, अनुलंब रेखा, अनुप्रस्थ रेखा, श्वेत रेखा, कृष्ण रेखा, शाव रेखा, अंतर्वक्र, बहिर्वक्र, अंतर्वक्र पोकळ, सम समल, तोदयुक्त, स्पर्शासह, पीडनासह, निर्वेदन, आकृतियुक्त, अनियत आकृतियुक्त, एकदिशीय मूल, अग्र, मध्य, पार्श्व, कृष्ण, अनियमित आयाम परिणाम, सर्व लक्षणयुक्त, हस्तपादांगुली नखदृष्टि, म्हणजे कभी पाव के तरफ देखने को मिलती, कभी पूरे नेल्स खराब देखने को मिलते। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखेंगे, थोड़े मैंने फोटोग्राफ लिए है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए नेल, कुछ भी हुआ नहीं पेशेंट को, तो इतना नख खराब क्यों हो गया? हमारा ये प्ररोह है, एंड पॉइंट ऑफ योर शाखा इज नख। व्हेनेवर देर इज विकृति इन वात रक्त टू द एक्सटेंट ऑफ गंभीर वात रक्त, यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस द नख दुष्टि डेफिनेटली। रुग विधानवितम अभिक्षणम वायु संध्यस्ति मज्जसु, संधि अस्थि और मज्जा के लेवल पे अगर हो रहा है, नख के लेवल पर होना चाहिए, तो नख देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये पहला स्लाइड, ये देखेंगे तो स्किन डिसीज के लिए मेरे पास पेशेंट आया था, उसका नख का परीक्षण देखिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए क्या है, पेशेंट वाज हैविंग ल्यूकोडर्मा along with patient was having vertigo and patient was labeled as autoimmune। तो इस प्रकार का। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ पेशेंट को, इस प्रकार का नील हो गया। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए रेखा है, यहां पर दृष्टि है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए जैसे मानो हमने बता के कट किया उसको, देखिए ना, कुछ किया नहीं, कटाया नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार का नक आ गया, नाखून आ गया। नेक्स्ट प्लीज। देखिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए आगे सिर्फ वाइट हो गया,
वो दोनों तरफ में, दोनों नेल में सिर्फ आगे को व्हाइट हो गया। नेक्स्ट प्लीज, देखिए ऐसा टूट गया। सो एंडलेस स्टोरी। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं अभी क्या है कि यहां पर जितने सिलेक्टिव थे उतने दिखा दिए, लेकिन आप शुरुआत करो आपके क्लिनिक पे देखने को और फोटो मारने को। हमारा एक नक का इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा दुनिया के सामने, क्योंकि नेल के बारे में गूगल पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। क्लबिंग ऑफ नेल्स है, स्पून शेप नेल्स है, साइनोज नेल्स है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं वो सब देखा। तो ये हमारा जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए इसकी मदद डेफिनेटली होगी। ये ऑटोइम्यून डिसीज क्या होता है? प्राय संसर्गज या सानिपातिक दोष दृष्टि होती है, गंभीर बहुधातुस्थ मर्म संधि समाश्रित होता है, द्विमार्ग होता है या सर्व मार्गानुसारी होता है, बहुस्त्रोतानुसारी, सब स्रोतस में मल्टी सिस्टमिक डिसीज हो सकता है ये, तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है। उपद्रव उदर का युक्त होता है। आप जब डायग्नोज करते हो तो आप कभी कभार उपद्रव और उदर का अवस्था में ही देखते हैं इसको, आपको कभी, क्योंकि पेशेंट इतना सारा झमेला करके आपके पास आता है, रूमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, देन ऑल द काइंड्स ऑफ फिजिशियंस, ये सब करके आपके पास आता है बाद में। तो आदमी का एकदम पूरा उपद्रव, डिसीज का भी और ट्रीटमेंट का भी, ये सब लेके आपके पास आता है। तो प्राय प्रथम निदान जो होता है वो उपद्रव और उदर का अवस्था में आपको करना पड़ता है, वो आपके लिए अनफॉर्चुनेट है, बट द टाइम विल डेफिनेटली चेंज। वी विल सी द फ्रेश केसेस ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज वंस द पेशेंट विल गेट कन्विंस्ड अबाउट यू। ये व्याधि मनोव्याकुल होता है, आदमी को व्याकुल बना देता है, मन व्याकुल बन जाता है आदमी का, अवसादकारी होता है, अवसाद बन जाता है, मनो अवसाद बन जाता है, विषाद बन जाता है, अकाल मृत्युकारी। अगर इसको टाइमली इंटरवेंशन नहीं हुआ, उसके भाग्य में आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं मिला, तो उसका अकाल मृत्यु निश्चित है। नियत आयु है तो नियत आयु मिलनी चाहिए, तो अकाल मृत्युकारी है। एक द्विदोषज अगर होता है, नव होता है तो सुख साध्य होता है, एक द्विदोषज पुराण होता है तो कष्ट साध्य होता है, त्रिदोषज नव होता है तो याप्य या कष्ट साध्य होता है, और पुराण होता है तो याप्य या तो फिर असाध्य होता है। आप कुछ नहीं कर पाते, आपको बताना चाहिए उनको। सर ने जैसे बताया, सर रमेश सर ने जो बताया कि ऑलवेज स्टिक टू बेसिक्स ऑफ योर साइंस, नो टॉल क्लेम्स, नो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस टू बी इंक्रीज फ्रॉम पेशेंट साइड, एक्सप्लेन हिम you are too late to come to me, now this is can be treated symptomatically, better quality of life can be given, no cure is possible। कभी कभार ऐसा भी होता है स्टेरॉइड्स विड्रॉ नहीं कर सकते, you have to bear with steroid, स्टेरॉइड की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो नहीं आएंगे, वो देख लेता हूँ मैं। सो स्टिक टू बेसिक्स। नो, ये क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिस में हमारा जो लोगों में प्रचार होता है वो बहुत बार गलती से क्यों होता है, क्योंकि हम टॉल क्लेम्स करते हैं। जब भी हमको ये मालूम पड़ता है कि नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज क्या है और ये किस तरह से करता है, तो हमको वो जान के लेना चाहिए और वैसे पेशेंट या रिलेटिव के साथ बात करनी चाहिए। हमको बहुत बार अच्छा बोलने में अच्छा लगता है, हमको लगता है पेशेंट की ज़रा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, पेशेंट से अच्छा बात करो, पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि कोई टेंशन की बात नहीं, मैं अच्छा करूँगा। नो, ये बात बहुत ईजी है बोलने को, सबसे डिफिकल्ट बात तो आपको फैक्ट बताने की है। तो वो आप बताएंगे तो आप ज़्यादा सेफर साइड पे रहोगे, आपको यश ज़्यादा मिलेगा, ये भी बात ध्यान में रखने की। नेक्स्ट प्लीज। चिकित्सा तत्व, ये आश्वासन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंट को टाइम दो, पेशेंट से बात करो, उनका कॉन्फिडेंस रेजअप करो, उनको बता दो, घबराने की बात नहीं है, जो करना है उसके बारे में थोड़ा उनको उनके पास से क्या एक्सपेक्टेशन है वो बता दो। एक्चुअली ऑटोइम्यून डिसीज इज मोर प्रिवेंटिव साइंस। आप लोगों को ऑटोइम्यूनिटी नहीं हो जाए उसके लिए पहले जागरूक करो, प्रबोधन करो। संत महंतान जैसे ये आपका काम है, अभी उससे कोई कम काम नहीं है आपका, क्योंकि पहले हमारे से वो फॉलो होना शुरू होना चाहिए, आचार रसायन। हम जब तक सत्यवादीनम अक्रोधम प्रशांतम प्रियवादीनम नहीं होते हैं तो हमको बिल्कुल अधिकार नहीं है लोगों को बताने का। तो हम सत्यवादीनम अक्रोधम होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट पे गुस्सा करने वाला डॉक्टर कभी सत्यवादीनम अक्रोधम ऐसे बोल नहीं सकता। तो ये उसमें है कि आचार रसायन सदुरुत्पालम नैष्टि की चिकित्सा। उपदा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रदाह त्यागा सर्व उपदानाम सर्व दुख व्यपोह का। तो आपको तृष्णा जो है आदमी की उसको कम करने को बोलो, ज़्यादा तृष्णा में मत रहो। तो वो इसमें है। अग्निहोत्र के बारे में लिखा, इसीलिए लिखा कि मैं जब वात्रक्त पढ़ रहा था तो पहला ही वाक्य आ गया, हुत अग्निहोत्रम
ऋषि मध्य पुनर्वसुम, ऐसा वहां पर लिखा है। पृष्ठवाम गुरुम एकाग्रम अग्निवेशो अग्निवर्चसम। मैं बोला इतना सारी संहिता लिखी, किधर अग्निहोत्र लिखने को नहीं लगा, वात्रक्त में क्यों लिखा हुता अग्निहोत्रम? अग्निवेश अग्निहोत्र करके बैठे, क्या करने को बैठे? अग्निवेश को सिखाने के लिए। क्या जरूरत थी बताने को? वो क्या करके बैठे, हमको क्या करना है? लेकिन बताया उन्होंने, चरक ने बताया, हुता अग्निहोत्रम ऋषि मध्य पुनर्वसुम। तो इसका मतलब है अग्निहोत्र करने से वात्रकता अच्छा होता है। और ये मैंने खुद पेशेंट में अनुभव किया है। अग्निहोत्र से अग्नि और वायु ये दो तत्व अच्छे होते हैं। तो ये शास्त्र में भी बताया है। शास्त्र में रक्त और वात का संसर्ग ऐसे बताया है। रक्त इटसेल्फ अग्नि है और वायु की दृष्टि है। आप वातावरण का शुद्धिकरण कर लो अग्निहोत्र से, व्याधि कम हो जाएंगे। आदमी को करने को बोलो तो उससे शुद्धता आ जाती है, हवा में रक्त की भी शुद्धता हो जाती है, इसीलिए अग्निहोत्र लिखा है। बाकी सब चीजें तो मैंने लिखी है। इसमें विरुद्धाहार, ग्राम्याहार, निदान परिवर्जन, अल्प मध्यम दोष हो तो इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम सब यही प्रैक्टिस करते हैं। विषनाशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक सिंपल चीज आपको बताता हूं, चरक में जो विषग्नगन बताए उसका स्टडी कर लो। हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुहा, सूक्ष्मेला, चंदन, कतक, सिंधुवार, शीरीष, श्लेष्मांतक, ये जो है ना, इतने इस्तेमाल करिए तो भी बस है। निर्गुंडी का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत बेहतरीन ऑटो इम्यून मेडिसिन है। वाइटस निर्गुंडो बहुत बेहतरीन दवा है। बताइए, देखो उसका भाव प्रकाश निकाल के तो देखो। आप सब वात व्याधि में इस्तेमाल कर सकते हो, मनोव्याधि में इस्तेमाल कर सकते हो, शोफनाशन कर सकता है, शूलनाशन कर सकता है, और त्वगतवात की सबसे बेहतरीन दवा है। तो आप निर्गुंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी फायदा है। तो विषनाशन करने वाली दवा है निर्गुंडी। वैसे ही हरिद्रा, जैसे सर ने बताया, कर्क्यूमा लौंगा, तो उसमें जो तत्व है वो एंटी कैंसरस है, उस पर स्टडी हो गया है। तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून मैकेनिज्म में जो इम्यूनिटी बिगड़ गई है उसको सुधारने में फायदा होता है। तो हरिद्रा एक ऐसा मेडिसिन है। दातार शास्त्री उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताते थे। रजनी योग उनका बहुत फेवरेट मेडिसिन है, जो गैरिक और हरिद्रा से बनता है, तो वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका फायदा है। वातरक्त प्रसादिनी क्रिया करनी है, रसायन धातु बल स्थापन, ओजोवर्धन करना है, ये सब बताया। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि जो रसायन में बताया है, जो त्रिमर्मीय सिद्धि में बताया है, वही वातरक्त में बताया है। यानी आप कोई भी रसायन निकालो, केवल अम्लक रसायन निकालो, ब्रह्म रसायन निकालो, च्यवनप्राश निकालो, या भल्लातक रसायन निकालो, या त्रिफला रसायन निकालो, कोई भी रसायन निकालो, वहां पर घृतक, शौद्र, तैल, शर्करा, गुड़, इनका उल्लेख किया है। तो मुझे यह बात थोड़ी सी अजब सी लगी। आप अगर चतुस्नेह महाबस्ती निकालोगे, हपुषादी यापन बस्ती निकालोगे, एरंडमूलादि यापन निकालोगे, मुस्तादी यापन निकालोगे, वो भी इससे ही बनता है। तो वातरक्त ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से इसके लिए गाइड किया। चरक ने भी जो बताया, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया वाक सिद्धिम प्रणति कांतिम लभतेना रसायनात् लाभो पायो ही सस्तानाम रसादिनाम रसायनम। तो इसमें ये सब ओज वर्धन करने वाली चीजें हमको प्रैक्टिस में इस्तेमाल करनी चाहिए। हर एक सिस्टम के लिए उसका रसायन बताया है। नेत्र का प्रॉब्लम है, त्रिफला रसायन इस्तेमाल करो। कफज रोग है, भल्लातक रसायन इस्तेमाल करो। लोहादी रसायन इस्तेमाल करो। आपको लगता है च्यवनप्राश, वो इस्तेमाल करो। केवल अमलक रसायन इस्तेमाल करो। हरित की अमल की इस्तेमाल करो, अमल की बेहड़ा इस्तेमाल करो, बेहड़ा अमल की इस्तेमाल करो। ये शास्त्र में बताया है, हमको सिर्फ आंखें खोल के उसको कहाँ इस्तेमाल करना है उसको देखना है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये एक सिंपल कॉम्बिनेशन देखिए, विच इज वंडर इन ऑटोइम्यून डिसीज। तैलम पया शर्करांचे पायद्वा सुमूर्छितम। तैल, तिळ तेल, खोबरेल तेल, कोकोनट ऑइल और सेसमी ऑइल, शर्करा, सीता, खडी साखर। युजली सीता का वापरा तर ती विरघळत राहते, तेवढे नॅनो पार्टिकल्स तयार होतात त्याचे, त्यामुळे ती वापरा। डायरेक्ट साखर टाकू नका। जी साखर नेहमीची आहे ती सक्रोज आहे, ग्लुकोज आहे, आणि खडी साखर आहे ती फ्रक्टोज आहे, त्यामुळे तिचं हे कमी आहे। दूध आणि ह्याला क्रम आहे, पहिलं तेल टाका, हलवायला सांगा, मग साखर टाका, मग हलवायला सांगा, आणि हे सगळं हलवल्यानंतर प्यायचं। हे उत्तान वात्रक्तातला योग चरकाने सांगितलेलं आहे। नेक्स्ट प्लीज। सर्पिस तैलम सीताक्षौद्रम मिश्रम वापी पबेत पया। सर्पिस तैलम सीताक्षौद्रम, उसका भी क्रम होना चाहिए। जैसे एक एकम मरीचम दत्वा है श्वास कोठार में, वैसे इसमें है। सब मिला दिया और पी लिया, हाँ, फायदा होता नहीं है। ये भी मैंने ट्रायल करके देखे हैं। पहले सर्पी ले लो, फिर उसमें तेल डालो, जैसे बस्ती का मिश्रण करते हैं, माक्षिकम लवणम स्नेहम तैलम कलकम इति क्रमात्, तो वैसे करो। पहले सर्पी ले लो, फिर तेल डालो। शौद्र और सर्पी साथ में संभाग नहीं आएगा, इसका देख लो, ध्यान लो, पेशेंट को ये बता दो। पेशेंट को एजुकेट करना जरूरी है, उनको मालूम नहीं होता सर्पी और शौद्र साथ में नहीं आना चाहिए।
और लास्ट में शौद्र डाल के तब तक ये दूध ठंडा हो जाता है, और बाद में ये ठंडे हुए दूध में आपको शौद्र डाल के उसको पीना है, जो चरक ने गंभीर वातरक्त के लिए बताया है। एक ऐसा ही योग गंभीर वातरक्त में जो है, जो एकदम इजी योग है, काली मुनक्का है, या तो उसको भिगोना है या तो फिर दूध में डाल के आपको भिगो के रखो, वो चलता है। यष्टि मधु चूर्ण, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, आपको उसको डालना है, गुड़ूची को डालना है, खड़ी शक्कर को डालना है, और उनको मिला के लेना है। जिनको दूध साथ में है उनको ये दे, दूध साथ में नहीं उनको आप उष्णोदक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा उतना नहीं होता क्योंकि वो ऊर्जावर्धक नहीं हो सकता, वो भी मैंने देखा है। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखिए जो केसेस मैंने देखे उनका ये फॉलोअप है। द ओलेक्रन ट्यूमर हैज बीन गॉन विद द ट्रीटमेंट, एंड उसको लगा कि उसके बाद वो मेरे पास ट्यूमर के ही केसेस लेते आई कि अभी इसका ट्यूमर ये करो, उसका ट्यूमर ये करो। मैं बोला ये नहीं हो सकता। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वो गया, दोनों एल्बोज यू कैन सी दे आर क्वाइट इक्वल। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, सी द कंपार्टमेंट। ये पेशेंट को मैंने क्या किया, नी ट्रैक्शन दिया हाथ से, और उसको दवाइयाँ दी, और उसको तापस्वेदन किया, और उसके बाद का ये जो है वो पिक्चर है। ये एक्सरे मैंने नहीं निकाला, पेशेंट हमारे से ज़्यादा होशियार होते हैं। ये हमारा सीटी करने के लिए डॉक्टर नहीं लगता, अभी पेशेंट खुद लेके आते हैं। तो ऐसे एक्सरे पेशेंट खुद करके आया। डॉक्टर में चल रही थी, मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरा एक्सरे देख के। देखिए लोग डिसाइड करते हैं आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैं करके आई, देखिए मेरा जुड़ गया था, अभी निकल गया। सी herself have the radiological opinion। तो कंपार्टमेंट निकल गया। देखिए नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए कर्दम विसर्प और वैस्कुलाइटिस। ये पहले फोटो है, लास्ट का फोटो है। नो स्टीरॉइड यूज्ड, पेशेंट वाज ऑन स्टीरॉइड विथ ऑइंटमेंट्स ऑफ स्टीरॉइड, रिपीटेडली हैपेंड, बट दिस इज द लास्ट वन। डिस्कलरेशन था लास्ट इसमें। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए डर्मेटाइटिस हार्पिटिफॉर्मिस, पैर में भी था और हाथ में भी था, दोनों जगह पे था। ये भी 7-8 बरस से था, इनका बच्चा गुजर गया था करके इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, वरिष्ठ के साथ हमेशा झगड़े होते थे, उसका उनको स्ट्रेस था। तो इनका लास्ट जो फॉलोअप था उसमें वो निकल गया। नेक्स्ट प्लीज। इसमें रिकरेंस भी नहीं है। अभी मिसकंसेप्शंस, ऑटो इम्यून डिसीज के कॉजेस मालूम नहीं पड़ते, ऐसा मॉडर्न साइंस बताता है। कॉजेस नॉट नोन इज अ मिसकंसेप्शन। जिस शास्त्र को विरुद्धाहार मालूम नहीं है, जिसको ग्राम्यहार मालूम नहीं, वो कॉजेस बता नहीं पाएंगे। सो इट इज कॉल्ड एज इडियोपैथिक डिसीज और ऑफ अननोन एटियोलॉजी। मैं हमेशा बोलता हूं इडियोपैथिक इन एंड अननोन एटियोलॉजी टू मॉडर्न साइंस, नॉट टू आयुर्वेदा। ये मॉडर्न में मालूम नहीं पड़ता करके उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। आपको वो बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन नॉट पॉसिबल, दिस इज हाईएस्ट मिसकंसेप्शन। प्रिवेंशन इज पॉसिबल, क्योंकि हमारे शास्त्र में सदुर्त पालन, आचार रसायन के बारे में बताया है। अगर वो सब हम पढ़ते हैं तो हम एजुकेट लोगों को कर सकते हैं। ओनली स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स हेल्प। एजोथियोप्रिन या स्टीरॉइड्स में आइदर कोर्टिकोस्टीरॉइड में या प्रेडनिसोलोन, बीटामिथाजोन या मिथिल प्रेडनिसोलोन, यही काम करते हैं ऐसे लोगों को लगता है, या डॉक्टरों को लगता है, विच इज रॉन्ग। सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको नॉलेज है तो आपको टैपरिंग ऑफ स्टीरॉइड के बारे में मालूम होना चाहिए, हाउ टू टैपर द डोज, या फिर मेक अ गुड कनेक्शन विद द मॉडर्न डॉक्टर एंड आस्क हिम टू टैपर। उनको भी एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए आपके बारे में तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नो क्योर मे गेट कंट्रोल ऑन इट्स ओन, दिस इज बिगेस्ट फैलेसी। नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज में अपने आप अच्छा होता है ऐसा लोग बोलते हैं, तो नहीं होता है। नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज में अच्छा नहीं होता है। कोई प्रकार के डिसीज सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, हार्डली 1 to 3%, नॉट मोर। ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दिस इज बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। क्या आप दर्द है तो पेन किलर लो, सूजन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी लो, खुजली है तो एटरैक्स या कुछ सेट्रिजिन ले लो। नो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? Timely and root cause diagnosis with the help of proper aid will help you to be patient with you for long time. बैक का पेशेंट आता है, सब जगह पे घूम के आता है, पंचकर्म करके भी अच्छा नहीं होता है, असेसमेंट करो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस नहीं ना, ये देख लो, HLA-B27 करो, पॉजिटिव आता है तो पेशेंट हमेशा जिंदगी भर आपको छोड़ता नहीं है। अच्छा नहीं लगता है तो भी, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, अच्छा नहीं लगता है तो भी पेशेंट आपको छोड़ता नहीं। क्योंकि मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया का पेशेंट आया था, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ट्रीटमेंट ली थी, यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रीटमेंट ली,
बाद में वो यहाँ पर आया और मेरे को बताने लगा, तो मैं बोला एक काम करो, आपका ये स्कैन भी मैंने देख लिए सब, आप HLA-B27 करो, दैट कम पॉजिटिव। बोला सर ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों को भी पता नहीं चला ये? तो मैं बोला ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर क्या सबसे बड़े हैं क्या? HLA-B27 ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया नहीं था, उसके सब स्कैन हो गए थे। तो रूट कॉज डायग्नोसिस के लिए कभी कभी मॉडर्न टूल्स मदद करते हैं, हमारे लिए नहीं, पेशेंट के लिए वो जरूरी होता है। तो आप इन्वेस्टिगेशन करने में कतराओ मत, वो करो। लिमिटेशंस टू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इन एलोपैथी, देयर आर लिमिटेशंस टू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, यू नीड टू, दिस इज आवर ग्रीन एरिया, जहां पर उनकी लिमिटेशन है वहां पर हम शुरू हो जाते हैं, तो हमको करना है। इंक्रीजिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, ये बात बहुत बेहतर है। बहुत बार शीत पित्त के रुग्ण, उदर के रोग, कोट के रुग्ण हमारे पास आते हैं, हम लोग उनको शीत पित्त प्रबंधन, हरिद्रा खंड कुछ भी देते हैं या बाकी कुछ कर लेते हैं, कभी हम उनका SLE का सोचते नहीं है। SLE को SLE के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए ऐसा नहीं है, उसको फिर आप रक्तावृतवाद बोलो, रक्तगतवाद बोलो, वातरक्त बोलो, विसर्प बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसका एंटी DNA एंटीबॉडीज कर लो, एंटी DS DNA एंटीबॉडी करो। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट है ऐसे कि जिनका मैंने डायग्नोस किया कि SLE है उनको, तो उनको लगा अरे SLE है, तो बाद में कुछ लोग हैं तो उनकी कंडीशन खराब होगी तो उनको मॉडर्न का सपोर्ट लेना पड़ा, ये भी है, लेकिन डायग्नोसिस करने का अवसर हमको मिला। तो ध्यान में रखो शीत पित्त। सो देयर इज वन गुड वर्ड, इफ द पेशेंट डोंट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, डोंट चेंज द ट्रीटमेंट, चेंज द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट इट अल्टीमेटली चेंजेस। सो वो है इंक्रीजिंग प्रेवलेंस, 1 in 31 पेशेंट सफर फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट प्लीज। देखिए बाकी कुछ बताता नहीं क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया आप सब लोगों का। देयर कैन बी ब्लास्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज इन नेक्स्ट डिकेड टू कम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इट विल बी अ ब्लास्ट ऑफ डिसीजेस। जस्ट गो ऑन द नेट, search the diseases, every week, every month you will come across one new disease added into autoimmune disease, which is relevant to Ayurvedic science. हम उसका diagnosis कर सकते हैं. Last one, proper and precise diagnosis by modern tools, but ultimate solution lies with Ayurveda. That is very important thing. Modern का tool इस्तेमाल करो, Ayurveda के हिसाब से चलो. Next please. ये क्वेश्चन मार्क डाला है, मुझे लगा कि ओजोस तरतोस के बारे में सोचना चाहिए। अगर पर है ओज, अपर ओज है, पर ओज हृदय में रहता है, अपर ओज सर्व धातु में रहता है, तो वो स्रोतस हो सकता है क्या? स्रोतस तो हो नहीं सकता, कि उसको स्रोतस के बारे में, स्रोतस के हिसाब से उसको सोचना चाहिए। तो ये सब चीजें, उसके सिम्टम जो है उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। एक्चुअली इसमें जो गलतियां हैं, जो चीज़ें मैंने थोड़ी ज़्यादा बताई, वो सब भूल मेरी है। जो भी बताया है वो गुरुजनों की एक्चुअली देन है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि ऑटो इम्यून डिसीज़ के हिसाब से हम जल्दी स्टडी शुरू करें और हमारी एक ऑटो इम्यून आयुर्वेदिक कम्युनिटी बन जाए, तो डेफिनेटली वी कैन बीट द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you very much for enlightening us on a Vyadhi pattern, that is Janapadodhvans. वैभव सर, आप जब बोल रहे थे तो मुझे बार बार एक किताब की याद आ रही थी। मैं सिर्फ 1 मिनट उसके बारे में बताना चाहूँगा। वैद्य BK पाध्ये गुजर जी थे, महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन के वन ऑफ द मेंटर। ही इज़ नो मोर, बट ही हैज़ रिटन अ बुक दैट इज़ कायाकल्प, अ डायरी ऑफ अ इंटर्न, कादम्बरी पैटर्न है। और उसमें उन्होंने वो जनपदोध्वंस का जो वर्णन किया है, वो बस आप अपने शब्दों में बहुत ही प्रसन्नता से बता रहे थे। मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर BP पांडे सर टू कंक्लूड दिस सेशन। मैं डॉक्टर मेहता जी, हेलो, मैं डॉक्टर मेहता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में इस तरह से आप लोगों को बताया है, जस्ट लाइक ए गुड टीचर। उसके लक्षण, उसका पूरा सिस्टम। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज़ से अगर बचना है तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम में जो भी चीज़ें आती हैं, दोष हो, चाहे वो जनपदोध्वंस हो या ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या हो, जो हमारा पूरा बिगड़ गया है 80% लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं,
वो अगर ठीक रहेगा, उसके बारे में हमें नॉलेज रहेगा, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के लोग आएंगे तो उनको हम केयर भी कर लेंगे, ट्रीट भी कर लेंगे। और जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ से बचाने का भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आयुर्वेद इस बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें डिजीज़ और उसके पंचलक्षण निदान, उसका ट्रीटमेंट के साथ ही फंडामेंटल्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद। हेलो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बीपी पांडे सर। May I request Dr. B.P. Pandey sir to felicitate Dr. Vaibhav Mehta sir for his lecture. ये आवाज़ ही काफ़ी है, सर के लेक्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोग। सर वाग्भट में ओज के बारे में पढ़ा था, तब वाग्भट ने कहा था कि बिभेति दुर्बलो विष्णम ध्यायति व्यथितेंद्रिया। व्यथितेंद्रिया तब सिर्फ मन व्यथित हो गया ये सोचा था, लेकिन आज जब आपने ओज और धातु के बारे में बताया तब ध्यान में आया कि वो व्यथितेंद्रिय केवल मन पर नहीं, वो शरीर, रस, धातु सभी धातुओं पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आई कॉल डॉक्टर सर्वेश टू फेलिसिटेट डॉक्टर बीपी पांडे सर। Thank you very much sir. Thank you very much Vaibhav sir. Thank you. Let us break for a lunch. Let us all assemble back sharp at 3 o'clock.